क्लियर है? ओके, चले बढ़ते हैं। कल हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी की थी और उसने हमने देखा था कि बोर थ्योरी के मकासद क्या क्या थे, एम्स क्या थे, उसके बाद उसमें डिफेक्ट्स क्या थे। आज हमारी जो टॉपिक है वो है एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। अगर टाइम मिल गया तो हम क्वांटम नंबर्स को भी डिस्कस करते हैं। सो बढ़ते हैं एनर्जी लेवल की तरफ। अब एनर्जी लेवल क्या होते हैं, देखिए हमने बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं जिनकी उस सर्कुलर पाथ की फिक्स एनर्जी होती है और उनको एक फिक्स क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है और उनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हम उस सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल और शेल कहते हैं। अब इस शेल को या इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं क्योंकि हर एनर्जी लेवल या शेल की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें बोर के फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो किसी भी शेल में हाइड्रोजन के हम जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो शेल की एनर्जी होती है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी एनर्जी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपना शेल जो है वो चेंज करता रहता है। अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो नीचे से नीचे होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा। जितनी उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल क्या होते हैं कि फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। कि ये जो क्या कहते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो है कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ को इन सर्कुलर पाथ को जो है हम क्या कहते हैं, इस सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं क्या, शेल। और इनको कहते हैं ऑर्बिट, और इनको कहते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और इस शेल में और क्या क्या होता है कि हर शेल की एक फिक्स एनर्जी होती है। हर शेल को एक फिक्स क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है और इसको हम क्या कहेंगे, शेल कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन के सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। कि वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के बाहर, तो उसको हम उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। इसी ऑर्बिट को शेल भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, एन ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड अ शेल और एन एनर्जी लेवल, के इसको शेल भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्यों कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है। हमने पढ़ा था बोर थ्योरी में कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। हम शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डाल के किसी भी शेल की हाइड्रोजन एटम में एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी जो इस फार्मूले से कैलकुलेट हो सकती है। यूनिट क्या होगा, किलो जोल पर मोल, किलो जोल पर मोल। ठीक है, एंड अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे जाहिर करते हैं, एन से। एन इज इक्वल टू 1 यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में होगा। एन इज इक्वल टू 2 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में होगा। एन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन अपना एम शेल में होगा। सो ये जो है हमें पता चलता है कि शेल को जो है वो एक फिक्स क्वांटम नंबर होता है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन सा क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज डिनोटेड बाय एन। और एन का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, वाइल व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द एटम तो ये वैल्यू मैक्सिमम 7 होता है। देयर आर दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकल लेटर्स के एल एम एन ओ पी क्यू। तो हम n का वैल्यू चेक करेंगे। n के वैल्यू के हिसाब से जो है अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा, यानी वो शेल, पहला शेल जो है जिसकी एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पे होगा, थोड़ा दूर होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट शेल, और उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी।
अब इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल से दूसरे शेल में जा रहा है तो जरूर वो एक्सटर्नल सोर्स से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, द नंबर्स। अच्छा, और शेल में क्या क्या होता है एनर्जी लेवल में, और क्या होता है उसको देखते हैं। हर शेल का हमने पढ़ा कि एक फिक्स क्वांटम नंबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एन। अब जितना एन का वैल्यू होगा, अगर एन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे किसी भी मेन शेल में, नंबर ऑफ सबशेल्स आर इक्वल टू द एन वैल्यू। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो एक ही सबशेल होगा, वन सबशेल होगा, यानी नंबर ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स कितने होंगे, इट इज इक्वल टू एन वैल्यू। कि किसी भी शेल में सबशेल कितने हैं वो एन के वैल्यू पे डिपेंड करता है। इफ एन इज इक्वल टू 1 तो एक ही सबशेल होगा, और वो कौन सा होगा, वन सबशेल, और वो सबशेल कौन सा होगा, एस होगा, ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू 2 आपके पास दो सबशेल होंगे, एस एंड पी। इफ एन इज इक्वल टू 3 आपके पास तीन सबशेल होंगे, एंड व्हाट आर दोस, एस, पी, डी एंड एफ। इफ एन इज इक्वल टू 4, अगर एन का वैल्यू 4 है तो चार सबशेल होंगे, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो अब तक जो है शेल जो है वो 7 हैं, यानी के एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 तक, के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू तक, ठीक है। पर सब शेल टोटल 4 है, तो जितना एन का वैल्यू होगा उतने सब शेल होंगे, ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू 1 तो एक ही सब शेल होगा, एस सब शेल। इफ एन इज इक्वल टू 2 दो सब शेल होंगे, एस और पी। इफ एन इज इक्वल टू 3 तीन सब शेल होंगे, एस, पी, डी। इफ एन इज इक्वल टू 4 चार होंगे। इफ एन इज इक्वल टू 5 फिर भी चार ही, फिर भी चार ही होंगे, क्योंकि पांचवा अगर इसके बाद कोई डिस्कवर हुआ एफ के बाद तो वो जी होगा, उसके बाद एच होगा, उसके बाद आई होगा। पर ये जब डिस्कवर हो, अभी तक जितने अवेलेबल एलिमेंट हैं उनके पास चार ही सबशेल हैं, एस, पी, डी, एफ। और दे आर कॉल्ड व्हाट, subshells are sub energy levels। तो the number of subshells in any shell is equal to its n value, कि उसका n value कितना है। if n is equal to 1 तो एक सबशेल, if n is equal to 4 तो 4 सबशेल, if n is equal to 5, if n is equal to 5 तो फिर कितने हुए, कमेंट करें। if n is equal to 5 है तो उसमें सबशेल कितने होंगे, शाबाश। if n is equal to 5 तो सबशेल 4 ही होंगे, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होते। चलें जी, और क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कि n का वैल्यू कितना है, n को हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 1 तो हमने क्या करना है, 1 स्क्वायर। और ये फार्मूला किस चीज का, ऑर्बिटल्स कितनी है, तो कितनी ऑर्बिटल, 1 को स्क्वायर करेंगे 1, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2 तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर। अब इसमें दो सब शेल हैं, एस और पी। अब एस के पास एक ऑर्बिटल है और पी के पास 3 है, कुल मिलाकर कितनी ऑर्बिटल हो गई, 4। तो 2 स्क्वायर 4 होगा। इफ n इज इक्वल टू 3 तो कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 9, सॉरी 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9। 9 ऑर्बिटल्स कौन सी, 1s होगी, 3 पी की होंगी और 5 जो है डी की होंगी। तो कुल मिला के आपको कितनी मिलेंगी, 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, इफ n इज इक्वल टू 4 तो आप क्या करेंगे, 4 स्क्वायर करेंगे, यानी आपको 16 ऑर्बिटल्स मिलेंगी। एक s की ऑर्बिटल, 3 p की यानी px, py, pz, 5 d की और 7 f की। तो कुल मिला के 16 ऑर्बिटल्स होंगी। और शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ठीक है, शेल में इतना इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2n स्क्वायर। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2n स्क्वायर, ठीक है। अब n स्क्वायर ऑर्बिटल का फार्मूला है, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितनी शेल में ऑर्बिटल होंगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल आएगा। अब देखें इसमें n इज इक्वल टू 1, एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ऑर्बिटल है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल करना है n स्क्वायर, ठीक है। अगर 9 ऑर्बिटल्स हैं 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 16 ऑर्बिटल्स हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? तो सब आपका मेन शेल क्या होता है कि सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के बाहर जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको हम सर्कुलर पाथ को जो है क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। पर कंडीशन ये है कि उस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट का फिक्स क्वांटम नंबर होना चाहिए, उस ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होनी चाहिए,
उस ऑर्बिट को एक फिक्स और क्वांटाइज्ड जो है एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, ये आपको जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो कोई एनी प्रॉब्लम कमेंट करें जरा, एनी प्रॉब्लम, शाबाश। यहां तक एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं, सब एनर्जी लेवल्स क्या है। नो, व्हाट आर सब एनर्जी लेवल्स। अब शेल्स के, शेल एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखें कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ठीक है। तो शेल इज द बिगेस्ट रीजन, बहुत बड़ा रीजन है, बिगर रीजन है, ठीक है। तो इसके अंदर एक छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जहां पर सब शेल्स होते हैं, और यानी हर शेल जो है वो सब डिवाइड होता है किसमें, सब शेल में। और उन सब शेल्स में क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं, जो हमने श्रोडिंगर ने बताया था। अभी हम बात करते हैं कि सब शेल्स कैसे डिस्कवर हुए। सब शेल इस तरह से डिस्कवर हुए कि दो साइंटिस्ट थे। कौन से दो साइंटिस्ट थे? एक था स्टार्क, दूसरा था जीमान। दो साइंटिस्ट थे, एक स्टार्क और दूसरा जीमान। अब स्टार्क और जीमान ने क्या नोट किया कि अगर हम, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, अगर इस स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन है, ठीक है, यानी ये जो है आपकी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये एक ही लाइन है हमारे पास स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अगर हम जो है क्या करते हैं कि इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आर, यानी दोनों में से आइदर वन ऑफ दीज, आर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम ये लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है ये टूट जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, और हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें यहां पे एक के बजाय, हमें यहां पे एक के बजाय दो तीन चार लाइंस मिल सकती हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे ट्रिपलेट। तीन लाइन मिलेंगी तो ट्रिपलेट, दो मिलेंगी तो डबलेट, पांच मिलेंगी तो पेंटेट, हेक्सेट, हेप्टेट, इस तरह से, ठीक है। सो देखें कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो गई, टूट गई, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की थी किसने, स्टार्क ने, और मैग्नेटिक फील्ड जो यूज की थी किसने, जीमान ने। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि जो आपकी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट हो गई, टूट गई, और वो बिल्कुल क्लोज, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लाइंस में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। अब ये जो सिंगल लाइन बता रही थी, तो सिंगल लाइन क्या बता रही थी कि जो फोटोन रिलीज हुआ था वो एक ही एनर्जी का था, जो फोटोन रिलीज हुआ था वो सिंगल एनर्जी का था। पर ये तीन लाइनें बता रही हैं कि ये जो आपके तीन लाइन डिफरेंट डिस्टेंस पे मिली है, कि यानी ये जो फोटोन है वो सिंगल एनर्जी का नहीं था, ये तीन किस्म की एनर्जीज का था। आपके पास जो है, जो आपका फोटोन रिलीज हुआ है वो एक नहीं, तीन किस्म के जो है फोटोन रिलीज हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर जरूर शेल में, जरूर शेल में क्या चीज मौजूद है, सब शेल। शेल में क्या मौजूद है, सब शेल। या ऑर्बिट में क्या मौजूद है, ऑर्बिट में क्या मौजूद है, सब ऑर्बिट। या एनर्जी लेवल में क्या मौजूद है, सब एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में क्या मौजूद है, सब एनर्जी लेवल मौजूद है, सब एनर्जी लेवल। और ये सब एनर्जी लेवल की वजह से इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रिक पावर में या हाई पावर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन स्प्लिट हो गई। मतलब कि ये जो फोटोन रिलीज हुआ था ये सिंगल एनर्जी का नहीं था, इसकी तीन किस्म के फोटोन जो हैं वो मिलकर जो है ये सिंगल लाइन बता रहा था। इसने क्या किया कि उस
तीन फोटॉन्स को रिजॉल्व करके हमें तीन लाइन दी। और ये जो एक सिंगल लाइन का स्प्लिट होना, ये एक चीज को कंफर्म करता है, वो ये है कि देयर आर सब एनर्जी लेवल्स इन द मेन शेल। के शेल के अंदर रहते हुए सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ दीज सब एनर्जी लेवल्स। अब सब एनर्जी लेवल्स तीन किस्म के मिले, कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ, चार सब एनर्जी लेवल। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो ये एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन टूटी थी, तो इसमें चार किस्म की स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। एस जो सबशेल जिसको कहते हैं, इसका मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो चार किस्म के सबशेल्स जो हैं वो केम इनटू बीइंग के शेल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। और जो सब एनर्जी लेवल्स हैं, इफ दे आर इन द सेम शेल, इट मींस कि अगर n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो सब एनर्जी लेवल कितने होंगे? चार होंगे ना। एस, पी, डी, एफ, सबको क्या लिखेंगे? 4s, 4p, 4d, 4f। अब सबका एन वैल्यू तो सेम है पर एनर्जी डिफरेंट होगी। हमें पता है कि सब शेल की एनर्जी जो है वो n प्लस एल वैल्यू पे डिपेंड करती है, n प्लस एल वैल्यू पे। अब एल वैल्यू जो है, एल एस का क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, और पी का 1 होता है, डी का 2 होता है, एफ का 3 होता है। एन वैल्यू यही है जो आगे लगा हुआ है, ये क्या कौन सा वैल्यू है? एन वैल्यू है, ठीक है, ये 4 4 4। एल वैल्यू आप ऐड करेंगे, सो फॉर एस सबशेल 4s, 4s का क्या होगा? 4 प्लस 0 4, 4p का क्या होगा? 4 प्लस 1 5, 5d का 4d का क्या होगा? 6, 4f का क्या होगा? 7। अब इनकी एनर्जी इस वजह से जो है डिफरेंट है, क्यों? कि इनका n प्लस एल वैल्यू क्या है? चेंज है। तो सबशेल की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि उसका n प्लस एल वैल्यू कितना है। पहले n प्लस एल वैल्यू देखेंगे, ठीक है। सो n प्लस एल वैल्यू को ऐड करेंगे, जिस ऑर्बिटल का कम होगा, जिस सबशेल का कम होगा, उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम चौथे शेल में सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4s की। सबसे ज्यादा किसकी है? 4f की। जहां तक बात समझ आई आपको? कमेंट करें जरा कि एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? ओके, ओके है। ओके है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं कि क्या चीज है, ठीक है, कि सब एनर्जी लेवल्स आर द रीजन समवेयर बिटवीन शेल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू n प्लस एल वैल्यू, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल वाज एक्सप्लेन्ड बाय स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमान इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू वेरियस फाइन लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होकर डबलेट्स या ट्रिपलेट्स या पेंटेट्स बना रही है, तो इसको क्या कहेंगे? स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये स्प्लिटिंग हो रही है तो उसको हम ज़ीमान इफेक्ट कहेंगे। ये फर्क है। तो स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट में डिफरेंस यही है कि स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड से स्प्लिटिंग की थी और ज़ीमान ने मैग्नेटिक फील्ड से की थी, बट द प्रोसेस इज सेम, कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होके फाइन लाइंस में कन्वर्ट होगी। और ये फाइन लाइंस का बनना एक चीज प्रूव करता है कि विद इन द सेम एनर्जी लेवल, एक ही शेल में रहते हुए सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। एंड दिस डिफरेंस इन लिटिल डिफरेंस इन देयर एनर्जीज इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। और कितने किस्म के सब एनर्जी लेवल्स हैं? कितने किस्म के सब एनर्जी लेवल्स हैं? चार। स्क्रीन में कोई इश्यू है क्या? स्क्रीन में कोई इश्यू है क्या? इज देयर एनी इश्यू इन द स्क्रीन? क्लियर है। शीरिन, आपकी नेट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नेट क्लियर कर ले। ओके, चलो
स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मेरे सामने लगी हुई है, अगर ब्लर होती है तो मुझे भी दिखाई देता है। चलिए जी, ओके। देर आर 4 सब एनर्जी लेवल्स, 4 हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया, एस, पी, डी एंड एफ। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू स्प्लिटिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कौन सी सॉरी स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी बन रही, वो ठीक है। डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, बिल्कुल। इफ n is equal to 1, कम एनर्जी, n is equal to 2, मोर एनर्जी, n is equal to 3, स्टिल मोर एनर्जी। अगर आपके पास सब शेल है, 1s है, 2s है, 3s है, 3p है, सॉरी 3s है, 4s है, इनमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसका एन वैल्यू कम होगा, यानी 1s। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4s, क्योंकि उसका एन वैल्यू 4 है, ठीक है। Different shells and subshell different energies, an atom having electrons in more than one shells। अगर हमारे पास एक एटम है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से ज्यादा शेल्स में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी एनर्जीज, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज क्या होंगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी? कौन बताएगा? ये डिफरेंट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में, इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, अब एल में एल का n इज इक्वल टू 2 है, k का n इज इक्वल टू 1 है, और m का n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। मुझे सोच के बताएं, मुझे सोच के बताएं, इलेक्ट्रॉन इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें, m इज इक्वल टू 3, और आपका एल शेल m इज इक्वल टू 2, के शेल n इज इक्वल टू 1। दूसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, उन 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? यानी एल शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, व्हाट अबाउट देयर एनर्जी, दे विल हैव सेम एनर्जीज और डिफरेंट एनर्जीज? लिटिल बट डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है। इफ n इज इक्वल टू 2, इट मींस कि दो सब शेल होंगे, s एंड p। तो s और p यानी 2s एंड 2p। अब इनकी एनर्जी में थोड़ा फर्क होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन m शेल में है तो 3 सब शेल होंगे, तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मुझे ये बताएं, k शेल में के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी? शाबाश। k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि एक ही सब शेल है ना, s। दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, s में है, तो इस वजह से, क्योंकि सेम सब शेल है, इस वजह से एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, एटम्स हैविंग मोर देन वन शेल्स, तो एनर्जीज क्या होंगी, नॉट बी सेम, डिफरेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, इन द सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल। इवन दो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है, मैंने आपको बताया कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, 18 के 18 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी, दे हैव लिटिल डिफरेंस इन देयर एनर्जीज, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन 3s में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन 3p में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन 3d में होंगे, तो इनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? कि इट्स ओनली के शेल इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जीज, कि ये सिर्फ के शेल होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इफ अदरवाइज जितने भी दूसरे शेल होंगे उसमें अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो पहले तो इसमें जाएंगे, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा ड्यू टू प्रेजेंस इन डिफरेंट सब शेल्स, ओके। for energy the energy of any subshell is equal to its n plus l value। n प्लस एल वैल्यू देखें, एन वैल्यू हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर बताएगा, एल वैल्यू ये बताएगा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। तो एल के कितने वैल्यूज होते हैं, 4, 0, 1, 2, 3। इफ 0 है तो s में, इफ 1 है तो p में, 2 है तो d में, और 3 है तो f में, ठीक है। फॉर द सेम एन वैल्यू, अगर एन वैल्यू सेम है यानी सेम शेल में है, 3p ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर p ऑर्बिटल हैं और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये किस में होंगे, px में, py में और pz में।
अगर जो है ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे कोई भी एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही तो इनकी एनर्जी सेम होगी, और इन ऑर्बिटल की जब एनर्जी सेम होगी इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अच्छा, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज स्प्लिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, कि जब डी ऑर्बिटल की जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनके रास्ते में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, तो डी की जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डीजनरेटेड, 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाती हैं। आपने इंटर में पढ़ा होगा, एक का नाम होता है ईजी, दूसरे का नाम होता है T2G। एनर्जी यहां से बढ़ रही है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई। इसमें 2 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, 1 2, इसमें 3 होती हैं, 1 2 3, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। तो जब ये हम इंटर में पढ़ेंगे कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो उसमें क्या होता है, ये 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फोर्स या जो है हाई पावर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी और ये 2 टाइप में स्प्लिट हो जाएंगी। वन सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड T2G, इन अदर सेट इज कॉल्ड EG। इन दोनों में अगर एनर्जी का कंपैरिजन करें तो वो ऑर्बिटल्स, वो डी के ऑर्बिटल्स जो मेन एक्सिस पे होती हैं वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो EG वो ऑर्बिटल्स हैं जो मेन एक्सिस पे होती हैं, सच एज dx² y² dz², ये मेन एक्सिस पे होते हैं इनके दोनों डंबल, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी तो इनकी एनर्जी हाई होगी। और वो इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल्स जो मेन एक्सिस के दरमियान में होती हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी, कम होगी। ठीक है। सो EG ऑर्बिटल्स है लोअर एनर्जी, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे हायर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हायर एनर्जी देन T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और EG की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलें उसके बाद ऑर्बिटल्स क्या होती है। व्हाट आर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो है ऑर्बिटल्स, अब पता ये चला कि शेल्स होते हैं, शेल्स के बाद पता चला कि सब शेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, ये डी ब्रोगली ने बताया था। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, due to wave character of electron, it is not possible for us to exactly locate the position of electron। अब अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो हम इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम हम एक ही वक्त पे मालूम कर सकते हैं। पर अगर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चलेगा। तो इरविन श्रोडिंगर ने क्या किया कि वेव मैकेनिकल थ्योरी या वेव इक्वेशन के थ्रू जो है इसने क्या किया कि इसने जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग बताई कि अल्दो हम जो है 100% हाइजेनबर्ग के हिसाब से हम 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकते कि एक न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पर हम 95% प्रोबेबिलिटी और चांस के तौर पे बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। वो रीजन, वो 3 डायमेंशनल रीजन जहां पे हमें 95%, 100% कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता नहीं चल सकता, बिकॉज ऑफ इट्स वेव कैरेक्टर, इट ट्रेवल्स लाइक दिस। सो कभी वो ट्रफ पे होगा, कभी क्रेस्ट पे होगा, कभी इन बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट होगा, तो उसकी 100% एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ
श्रोडिंगर कह रहा है कि हाँ हम जो है 95% बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर कहाँ होना चाहिए। दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर 95% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दिस रीजन इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? द थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस और द थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where there is 95% probability of finding electron is called an orbital. So इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। सो अब क्या हुआ कि शेल के बाद सब शेल, सब शेल के बाद ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर के बाद आखिर में जो बात जहां पे खत्म हुई, इट वाज ऑर्बिटल। इट वाज व्हाट? ऑर्बिटल। ठीक है, कि ऑर्बिटल होती है। ठीक है, अब ऑर्बिटल में क्या होगा? एरविन श्रोडिंगर इन 1926 में he gave the concept of orbitals. It is not possible to locate an electron outside the nucleus with 100% accuracy. मैंने आपको बताया कि हम 100% accuracy से नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है। हाँ, ये कह रहा है कि थ्रू वेविकेशन, ठीक है, थ्रू वेविकेशन इरविन श्रोडिंगर ने कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन बताया कि हम 95% चांस से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर इस जगह पे मौजूद है, एंड दैट जगह इज कॉल्ड, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आने के बाद देयर इज नो वैल्यू फॉर द ऑर्बिट। बोर ने जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, जब ऑर्बिटल की बात आ गई तो दीज ऑर्बिट्स आर मीनिंगलेस, इनका कोई मकसद नहीं है, इनके कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। अब ऑर्बिटल हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल में नई नई चीजें आएंगी। तो ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, इट इज स्फेरिकल। कि हर ऑर्बिटल को एक डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है और ऑर्बिटल्स किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे एग्जिस्ट करती हैं। अब p ऑर्बिटल हैज 3, d हैव 5 and f हैज 7 डायरेक्शनल कैरेक्टर्स। यानी इन ऑर्बिटल्स को, सबशेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करके इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि p सबशेल में 3 डायरेक्शनल पोजीशन होंगी, यानी 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, px, py, pz। d ऑर्बिटल में 5 होंगी और d ऑर्बिटल में 7 होंगी, तो सॉरी f में 7 होंगी। ठीक है, सो इसको मैं सेव करता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और इसमें नोडल प्लेन नहीं होता। ठीक है, ये देखें, एस ऑर्बिटल जो इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें कोई नोडल प्लेन है। हाँ, अगर 2 एस ऑर्बिटल है, ये 1s है और ये 2s है, तो इनके दरमियान वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। अब एक होता है ऑर्बिटल, ठीक है, एक क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने के 95% चांस, नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने के 0 to 5% चांस। So the three-dimensional space where there is a maximum probability of finding electron, that region is called orbital. और जहां पे minimum probability हो उसको, उस region को हम क्या कहते हैं? nodal plane कहते हैं। s orbital के अंदर nodal plane नहीं होता, but between two s orbitals nodal plane जरूर होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बिल्कुल 0 to 5% होते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, कि p ऑर्बिटल का शेप जो डंबेल है। अब डंबेल शेप क्या होता है? S shapes of orbitals, shapes of orbitals, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल यानी गोल होती है, यानी एक ही वक्त पे इसके इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे ही हैं, वाई पे भी हैं, जेड पे भी हैं, सर्किल में मूव करें। ठीक है, p जो ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल डंबेल होती है। डंबेल यानी इसके पास 2 लोब्स होते हैं, एक को प्लस साइन देते हैं, दूसरे को माइनस। ये चार्ज नहीं है, जैसे इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्या है? लोब्स। और लोब्स कितने? 2 लोब्स। और ये जो रीजन है, यहाँ पे वेव जो है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। दिस इज व्हाट? नोडल प्लेन।
नोडल प्लेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के 5% चांस मैक्सिमम, और यहाँ पे आइदर इन द पॉजिटिव लोब और इन द नेगेटिव लोब इलेक्ट्रॉन मिलने के 95% चांस। तो एस ऑर्बिटल में देखें कि एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है, जबकि पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है, ठीक है, और लोब्स कितने हैं? 2। अच्छा, डी ऑर्बिटल में क्या होगा? डी ऑर्बिटल में क्या होगा कि डी ऑर्बिटल डबल डंबल होती है, ठीक है, डबल डंबल। अब एक ये नोडल प्लेन हो गया, दूसरा ये नोडल प्लेन हो गया, लोब्स कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। सो डी ऑर्बिटल इज डबल डंबल, पहली बात ये डबल डंबल, और इसके पास 4 लोब्स हैं एंड 2 नोडल प्लेन और 2 नोड्स हैं। तो एफ जो है, एफ कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर हम ड्रा नहीं कर सकते, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और जो कि यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। सो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल विथ नो नोडल प्लेन, नो nodal plane inside the s orbital, but between the s orbital there is a nodal plane. p orbital dumbbell, 2 lobes, 1 nodal plane. d orbital डबल डंबल, 2 नोडल प्लेन, 4 लोब्स, ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? यहां तक, यहां तक बात समझ आ गई? जल्दी बताएं। ठीक है, तो ये आपकी जो है एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है जिसमें ये एक नोडल प्लेन है, ये डी ऑर्बिटल है डबल डंबल है, इसमें 2 नोडल प्लेन है, 4 लोब्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 2 लोब हैं, 1 2, इसमें एक ही लोब है, ठीक है, और ये स्फेरिकल है। चले बढ़ते हैं आगे।